आज की क्लास के अंदर हम जिन बातों का जायज़ा लेना चाह रहे हैं, एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मुतालिक हम समझना चाह रहे हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि जो उज़ू में सख्ती ही कायम नहीं हो पाती, तो वो किन हालतों में कायम नहीं हो पाती, उसकी क्या वजूहात होती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो क्विक एजुकेशन या प्रीमेच्योर एजुकेशन का मसला होता है, जिसको सूरत नज़ाल भी हम कहते हैं, तो वो कैसे अकर होता है, इसकी ज़रा अहम मोटी मोटी बातों का जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि मेल के अंदर, क्योंकि इस वक्त हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मर्दाना तौलीदी निज़ाम पे बात कर रहे हैं, तो लिहाजा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो इनफर्टिलिटी के मसाइल यानी बेऔलादी के आते हैं, तो उनका भी कुछ मुख्तसर जायज़ा लेंगे। ज़ाहिर इनमें से बहुत सारे मौज़ूआत बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाले हैं, लेकिन हम वक्त की किल्लत के सबब और वीडियो को भी ज़रा शॉर्ट रखने के लिए हम इसके अहम उमूर पे अब जायज़ा लेते हुए चलते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक अहम चीज़ का पहले जायज़ा लेते हैं। जैसे कि अभी क्लास के अंदर भी हो रहा था कि हमारे इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने जो अहम बातें की थी, जिसकी पिछली वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इसके अंदर हमने बताया था कि हमने 6 किस्म के जो हमारे तहरीकात हैं वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने इसको दोबारा रीराइट किया है अभी, और इसके अंदर हमने लिखा है गुदूद नाकला या स्टार बनाया है गुदूद नाकला। तो जहाँ जहाँ हमने स्टार मेंशन किया है तो ये सब गुदूद नाकला हैं। इसके अंदर 4 मकामात पे सिस्टम के अंदर गुदूद नाकला सिर्फ इस निज़ाम की बात कर रहे हैं। इसके साथ सपोर्टिंग में तो बहुत सारे पूरा जिस्म है, जैसा कि हमने यहाँ ड्रॉ किया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इस वक्त इस पिक्चर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो 4 मकामात। फिर हमने गुदूद जाज़बा के बारे में एक मकाम यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है कि एक मकाम है, ये वो मकाम है जिसके साथ गुदूद जाज़बा का सिस्टम काम करता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। फिर हमने इरादी अज़लात के बारे में बताया एक ब्लू सर्कल से, और ये एक मकाम के ऊपर काम करता है जिसके अंदर इरादी उज़लात इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके साथ साथ गैर इरादी उज़लात 3 जमा 1 मकाम के ऊपर हमने इसमें बताया है कि चूँकि ये गैर इरादी उज़लात हैं, हमारी मर्ज़ी के साथ ये इनका काम नहीं है, तो लिहाजा ये गैर इरादी उज़लात हैं। और इसके अलावा साथ साथ में यहाँ पर भी हमने जो GS रिसेप्टर्स पे देखा था कि स्क्वीजिंग का एक अमल होता है, जिसे स्पर्म और जो इसके बाद आगे जो दीगर फ्लूइड इसके अंदर साथ ऐड होता है वो किस तरह से एक झटके के साथ आगे बढ़ता है, उसके बारे में पिछली वीडियो के अंदर भी तफसील बता चुके हैं। फिर ख़बर रसां और हुक्म रसां आसाब के बारे में बताया है कि किस तरह ख़बर रसां, जिसको हमने एक ट्रायंगल से बताया है कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है, किस किस जगह के ऊपर ख़बर रसाई यानी कि जो सेंस कर रहे होते हैं। तो ये हमारा ग्लांस, जो पीनस ग्लांस होता है, हशफा जिसके कहा जाता है, इसके ऊपर भी बहुत सारी जो एहसास करने की नर्व्स मौजूद होती हैं, जो इरेक्शन को डेवलप करने में मदद देती हैं। हमारे S2 S4 हमने मकाम पढ़ा था, उस मकाम पे जा कर के इसको दोबारा इरेक्शन को रीबिल्ड करने में भी मदद देती हैं। एक तो हमारे लिम्बिक सिस्टम के ज़रिए से आया था, लिम्बिक सिस्टम को तो आप लोगों ने समझ लिया था ना, अलग से इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह क्लास करेंगे, जिसमें हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इसके साथ साथ हम लिम्बिक सिस्टम को भी जायज़ा लेंगे। लेकिन हम हल्का सा समझ लेते हैं कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है, एमिगडाला, हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, 3 ये मुख्तलिफ जो हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर यहाँ मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के साथ एक हमारे दिमाग के अंदर एक सी शेप कर्व बनता है, जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये तीनों जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में मिल करके हमारे जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक हमारी बॉडी को अब बिहेव कैसे करना है उसके लिए वो तैयार कर देते हैं। इनके अंदर प्रॉपर फीड होता है। ख़ास तौर पे अमेगडाला और हिपोकैम्पस, ये ख़ास तौर पे हमारे मूड, मिजाज, इस वक्त किस सिचुएशन के अंदर इस वक्त हमें क्या रवैया अख्तियार करना है, तो माहौल और हमारी सोच और ज़रूरत के मुताबिक वो उस चीज़ को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर चूँकि इस वक्त हम जिनसी निज़ाम को समझ रहे हैं, तो जिनसी निज़ाम में ज़ाहिर बात है कि उसने सबसे पहले क्या करना है, इरेक्शन। क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं, फ़ीमेल में भी यही है, उसमें भी इरेक्शन होता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो उसको वहाँ हम करेंगे। वो भी लिम्बिक सिस्टम उसमें ऑन होता है, यहाँ भी लिम्बिक सिस्टम ऑन होता है। तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है इस तहरीकात के इब्तिदा का सबब बन जाता है। और फिर ये लिम्बिक सिस्टम जब ऑन हो जाता है तो किसको सबसे पहले करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब ऑन करेगा तो इरेक्शन किससे होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और एजुकुलेशन का अमल किससे होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। जब ये मेल अपने क्लाइमेक्स पे, अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, अपनी पीक पे पहुंचेगा इंटरकोर्स के दौरान में,
तो उसका जो मकाम उसके लिए सेट हो चुका है, उसकी बॉडी ने सीख लिया है उसके लिए, उसकी ताकत, उसकी जिसामत, उसके माहौल, उसके ग़िज़ा वगैरह के हवाले से उसके मुताबिक उसका जो थ्रेश होल्ड है उस तक जब वो पहुँचेगा तो वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो क्या करेगा, फ़ौरन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बंद कर देगा, उसके अफ़ाल, उसके निज़ाम, उससे वाबस्ता तमाम चीज़ों को ऑफ़ करेगा और उसकी जगह पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ले लेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होकर के अपने तमाम मामलात को आगे बढ़ाएगा और एजुकेशन का अमल मुकम्मल करा के बॉडी को फिर नॉर्मल फंक्शन की तरफ वापस लेके जाएगा। उसके ऊपर भी हम आगे मज़ीद भी बात करते हैं। तो यहाँ हमने हुक्म रसा, ख़बर रसा, इरादी इज़लात, गैर इरादी इज़लात, गुदूद नाकला, गुदूद जाज़बा, इन 6 के 6 सिस्टम को हमने यहाँ देखा। 5 को तो बड़ी वजाहत के साथ यहाँ पर बयान कर दिया गया है। एक सिस्टम रहता है गुदूद जाज़बा का। गुदूद जाज़बा का अब हम बोलेंगे कि इसमें कोई गुदूद जाज़बा लगा हुआ तो कहीं नहीं है, लेकिन टेस्टस जो है ये तो डबल ग्लैंड है, हमें पता ही है। हमने गुदूद जाज़बा, गुदूद नाकला के ऊपर जो क्लासेस की हैं उसके अंदर हमने कुछ इसके बारे में बात की है। तो अब ये डबल ग्लैंड है तो करता कैसे? डबल ग्लैंड का मतलब क्या? गुदूद नाकला भी है और गुदूद जाज़बा का फेल भी जो जिस ग्लैंड के अंदर अंजाम पाता हो तो वो करेगा। और गुदूद जाज़बा की तारीफ़ में हमने क्या देखा था कि वो अपनी सेक्रेशंस को कहाँ लेके जाएगा? ब्लड के अंदर। वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपनी सेक्रेशन को या अपनी प्रोडक्ट जो तैयार करता है उसको रिलीज़ करेगा और उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हार्मोन। और गुदूद नाकला पे हमने क्या बात की थी? गुदूद नाकला वो है जो एक डक्ट के ज़रिए से, वो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, वो डक्ट के ज़रिए से अपने टारगेट ऑर्गन पे उसकी प्रोडक्ट जाएगी और उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे एंजाइम। ठीक है, तो चूँकि हम जदीद टर्म्स भी साथ साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों को मजमूई तौर पे हम तिब मुफरद अज़ा और तिब यूनानी वगैरह में क्या कह देते हैं? सफ़रा। हालांकि प्योर जो एक सफ़रा जो है वो बेसिकली तो जब लीवर के अंदर वो तैयार होता है, हम लीवर के ऊपर भी पूरी भरपूर एक क्लास करने वाले मुकम्मल, जिसमें हम ये सफ़रा की प्रोडक्शन कैसे होती है उस पर हम आएंगे। तो वहाँ आप देखेंगे कि लीवर ने जो सफ़रा प्रोड्यूस किया, यानी उसको बाइल कहा जाता है, तो वो बाइल अपने डक के ज़रिए से पित्ते के अंदर स्टोर हो जाता है और जिस वक्त ज़रूरत होती है तो वो पेंक्रियाटिक जूस के साथ इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ हो जाता है और वो वहाँ जा कर के ग़िज़ाई अमाल को अंजाम देता है। तो लेकिन उसके अलावा भी गुदूद नाकला हैं जिस्म में, वो तमाम गुदूद नाकला कोई सफ़रा पैदा नहीं करते, ये भी हमने याद रखना है। गुदूद जाज़बा में भी अगर हम बोलें कि तमाम गुदूद जाज़बा क्या सफ़रा पैदा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तमाम गुदूद जाज़बा सफ़रा पैदा करते हैं। तमाम गुदूद जाज़बा हार्मोन पैदा करते हैं, लेकिन हम अपनी अफ़ाम व तफ़हीम के लिए चूँकि उसके अंदर एक हरारत, एक शिद्दत, एक उसका अपना एक काम है काम करने का, और उसको उर्दू में अंगेज़ा या हरकाज़ा भी कहा जाता है और उसकी हरारत से निस्बत है, तो लिहाजा उस बिना पे हम उसको सफ़रा कहते हैं। और हम कहते हैं बिलख़ुसूस हकीकत कानून मुफरद अज़ा के तहत हम ये बात रखते हैं कि असल जो हकीकी हरारत है वो यहाँ पर है गुदूद जाज़बा के अंदर, यानी जिसको हम गुद्दी उज़लाती तहरीक कहते हैं। और गुदूद नाकला के अंदर क्या होता है, वहाँ पर जो एक्सोक्राइन सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं और वो अपने एंजाइम को जो खारिज करते हैं, वो क्या करना होता है, उन्होंने अपना मखसूस टारगेट पे जाके अपना अमल तयशुदा करके जिस्म से बाहर ज़रूर उन्होंने खारिज होना है, उन्होंने फिर जिस्म में रुकना नहीं है और उन्होंने जिस्म से खारिज होना है। ये याद रखना है पॉइंट हमने दोनों के फ़र्क का। तो गुदूद नाकला में ऐसा नहीं हो सकता कि जो सर में या जिस्म में या टेस्टिस में या कहीं पर भी ओवरीज़ में जहाँ जहाँ मौजूद हों और वहाँ पर गुदूद नाकला सारे के सारे सफ़रा पैदा कर रहे हैं और गुदूद जाज़बा सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा। अब इसके साथ हाइपोथैलेमस है, हमारे पास गर्दन में, सीने में, मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ गुदूद जाज़बा मौजूद हैं, कहीं गुदूद नाकला मौजूद है। तो वो सब के सब एक प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं करते, लेकिन हम उसकी कैफियत को, उसके खलात को, चूँकि हम तिब यूनानी के तहत, तिब मुफरद अज़ा के तहत, आयुर्वेद के तहत हम चल रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है अपनी एक हमारी इस्तिलाहात भी हैं, उन्हें भी हम लेके चलते हैं, लेकिन जदीद चीज़ों से हम समझने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि इससे हम ब्लड में या कहीं ढूंढें तो कहाँ ढूंढें। अब अगर कोई बोलता है 4 नंबर गुदूद जाज़बा के अंदर आप सफ़रा दिखाएँ, सफ़रा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या आप दिखा सकते हैं? कोई नहीं दिखा पाएगा। अगर लफ्ज़ सफ़रा और अंग्रेज़ी भी ट्रांसलेट कर लेंगे तो बाइल हो जाएगा। अब कैसे दिखाएंगे कि वो कौन सा गुदूद जाज़बा सफ़रा पैदा कर रहा है? वहाँ बात ये आएगी ना हमारी पास। अगर हम बोलेंगे कि भाई जिगर पैदा कर रहा है, तो जिगर तो पैदा करके वो तो अपने डक के ज़रिए से पित्ते के अंदर स्टोर कर रहा है, तो वो तो ब्लड में फेंक नहीं रहा सफ़रा को। तो ओरिजिनल सफ़रा जो येलो बाइल है वो तो पित्ते के अंदर स्टोर हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज मेडिकल साइंस ने, दीगर चीज़ों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे सामने पूरी पूरी बॉडियाँ, पूरे निज़ाम खुल के सामने आ रहे हैं। तो हमें भी अपने आप को इस तरह से अपग्रेड करना है। हमारे बड़ों की तहकीकात गलत नहीं है, अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके अफ़ाम व तफ़हीम को मज़ीद अच्छे से समझना है। तो हमने ये याद रखना है कि हमने
4 नंबर के अंदर जो सफ़रा मानते हैं उससे मुराद अब यहाँ पर हम हार्मोन को समझ लें कि जो हार्मोन रिलीज़ हुए होते हैं, जिसको हरकाज़ा या अंगेज़ा भी हम कहते हैं, ये क्या है, ये हरारत मेंटेन करने का सबब है। और अब अभी हम इंशाल्लाह एक शॉर्टली एक क्लास इसके ऊपर भी करेंगे मुख्तसर, जिसके अंदर हम हरारत और सर्दी का निज़ाम बयान करेंगे कि जिस्म में हरारत कैसे मेंटेन होती है और उसमें सर्दी कैसे मेंटेन होती है। और जिस तरह से हकीकत कान मुफरत अज़ा के तहत हम ये बात सबके सामने रखते भी हैं कि हरारत का इलाज सर्दी से, सर्दी का इलाज गर्मी से। तो हमारा जिस्म के अंदर वाकई ऐसा है कि नहीं, हमारा जो मैकेनिज़्म है वो क्या ऐसे करता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम इस पे बताएंगे कि कैसे ये हरारत का निज़ाम और सर्दी का निज़ाम मेंटेन होता है, उसमें हमारी आर्टरीज़ कैसे काम करती हैं, उसमें हमारे दिमाग का असली निज़ाम का क्या है, इसको कौन सेंस करता है, इसके रेगुलेशन सिस्टम किसके पास है, तो ये पूरा हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम गुदूद जाज़बा के बारे में बात कर रहे थे। तो गुदूद जाज़बा चूँकि टेस्टोस्टेरोन के साथ है, अब यहाँ पर जो स्पर्म बन रहे हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो स्पर्म क्या होंगे, वो खारिज होंगे। तो लिहाजा स्पर्म प्रोडक्शन का जो अमल है वो गुदूद नाकला के तहत इसके अंदर है। इसमें जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गुदूद नाकला के तहत काम कर रहे हैं, उसको गुदूद नाकला का एक्सोक्राइन सिस्टम कहेंगे। लेकिन इस स्पर्म की पैदाइश, इसकी तकमील, इसकी सेहत, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, इन सब को इस गुदूद जाज़बा की प्रोडक्शन जब आएगी उसके ज़ेरे साया, उसके तहत इसने होना है। अगर ये नहीं है तो फिर स्पर्म भी या तो ख़राब बनेंगे, ना तादाद में पूरे होंगे और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इफेक्टिव हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, नामर्दी या बेऔलादी, दोनों सूरतें उस तरफ लेके जाती हैं कि जब नामर्दी है तो बेऔलादी तो खुद ब खुद हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं कि गुदूद जाज़बा का कहाँ से सिस्टम शुरू होता है। सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, हमारे दिमाग से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के अंदर इसके 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। या हाइपोथैलेमस को हमने यहाँ मेंशन किया है, दिखाया है। इसके अंदर आर्कोइड न्यूक्लियस और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस दोनों होते हैं। ये दोनों जो सेंस कर लेते हैं ब्लड के अंदर, और ये हर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में इस प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं बॉडी में। हर वक्त ये अपना काम अपने ज़रूरत के तहत करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ख़ास तौर पे ज़रूरत है स्पर्म की प्रोडक्शन की, तो उसके लिए भी ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं। गोनाड्स किसको कहेंगे, जिनसी अज़ा के जो ऑर्गन्स हैं मर्द में या औरत में, उनको हम आमतौर पे मेडिकल के ज़बान के अंदर गोनाड्स कहा जाता है ना। तो उसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा जो गोनाडोट्रोपिन को एक्टिवेट करेगा, उसके प्रोडक्ट को अंदर आकर के उससे काम लेगा। तो यहाँ पर जब ये होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस क्या है, बेसिकली ये हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे जो गुदूद का निज़ाम है उसके दरमियान का बीच का एक हिस्सा है, ट्रांसलेटर है, जो असबी सिग्नल्स को हार्मोनल सिग्नल्स के अंदर तब्दील करता है, ठीक है। तो उसने ये सिग्नल के ज़रिए, और वो सिग्नल किससे काम लेता है, और हमने जैसे कि सबका पढ़ा भी था कि जिस्म के आज़ा अपने ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से राब्ते के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए से जहाँ क्विक रिस्पांस की ज़रूरत होती है, जहाँ आप देर नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर राब्ते का ऑर्गन्स के दरमियान काम नर्वस सिस्टम के ज़रिए से है। और जहाँ पर, लेकिन ये नर्वस सिस्टम का काम आर्जी होता है, अपना वक्त पे अंजाम दे करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा देर तक किसी काम को अंजाम देना है और उसमें टाइम की कोई कैद नहीं है, लेकिन उस फेल को मुसलसल हमने काम में लेना है, तो वहाँ पर राब्ते का काम किससे वो होगा, हार्मोन के ज़रिए से। और हार्मोन के ज़रिए से आज़ा एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, अब ये तुम फ़िला काम करो, फ़िला काम बंद कर दो, ये रिलीज़ करो, ये ना करो। तो ये तमाम जो बातें हैं ये हमारी इसके अंदर होती हैं। साइटोकाइन्स सिस्टम, इसमें मज़ीद इसके ऊपर हम बात करेंगे, यही होता है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके भी 2 हिस्से, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला। तो एंटीरियर पार्ट से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया, LH और FSH को रिलीज़ कराया। मर्दों औरतों दोनों में ये रिलीज़ होते हैं। LH ने क्या करना है, FSH ने क्या करना है, इन दोनों ने आ करके इस पे मौजूद अपने अपने रिसेप्टर टेस्टिस के अंदर, इस वक्त हम टेस्टिस पे बात कर रहे हैं तो हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, वरना इन्होंने कुछ और जगहों पे भी जाके काम करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस के अंदर पहुँच करके इन्होंने अपने अपने रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट होकर के क्या करना है, एक है लेडिंग सेल्स, इसके अंदर यहाँ पर हमने छोटे छोटे डॉट्स भी इसके अंदर लगाए हैं,
इनके अंदर ये लेडिंग सेल्स हैं और ब्लैक डॉट से हमने इसके बारे में बताया सेटोली सेल्स। अब जो लेडिंग सेल्स हैं इनके साथ अटैच होकर के ये क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराएंगे। टेस्टोस्टेरोन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, स्पर्म नहीं बनेंगे। टेस्टोस्टेरोन का होना ये बहुत ज़रूरी है। रतूबात असलिया आपने पढ़ा ना, रतूबात गरीजिया और हरारत गरीजिया, ये सारी सिस्टम की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी ख्याली बातें हैं, ये सारी यहाँ मौजूद हैं। ये सारा निज़ाम मिल करके यहाँ पर रतूबात गरीजिया का अखराज करता है। इसके अंदर रतूबत गरीजिया ना हो, जिस्म में ना हो, तो ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे और ये सीमेन के साथ खारिज नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर हरारत भी होनी चाहिए और इसके अंदर रतूबत भी होनी चाहिए। और सेटोली सेल्स क्या करेंगे, जब ये टेस्टोस्टेरोन मौजूद होगा, अच्छी जो उसको ताकत चाहिए जितनी मिकदार में होना चाहिए मौजूद होगा, तो स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब ये स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे तो इनको नरिशमेंट भी चाहिए, तो उसको नरिशमेंट, इब्तदाई नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेटोली सेल्स। मजीद भी इनके फंक्शन है, हम सिर्फ अपने मतलब के भी दो बातों पे हम चल रहे हैं। सेटोली सेल्स ने इनको नरिशमेंट देनी शुरू कर दी और इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई, और फिर इसके बाद ये अपना सफ़र मुकम्मल करते हुए और आगे की तरफ चलेंगे और ये वास डिफरेंस और मुख्तलिफ वेजिकल से होते हुए एक्सक्रेशन के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से हमारा गुदूद जाज़बा का हार्मोनल सिस्टम ने भी काम किया और उस हार्मोनल सिस्टम ने किस तरह से यहाँ पर अपने अफेक्ट किया। अगर ये एब्सेंट हो, अगर ये रिलीज़ ना हो पाए, मिसाल के तौर पे 4 नंबर तहरीक है, गुद्दी उज़लाती तहरीक है, और गुद्दी उज़लाती तहरीक के अंदर उसमें क्या होता है, सुकेड़, हम सुकेड़ मानते हैं कि उसके अंदर जो गुदुद हैं वो सुकेड़ की हालत के अंदर हैं। जब वो सुकेड़ की हालत में होंगे तो क्या वो अपना अमल अच्छे से बेहतरीन तरीके से जो उसका नॉर्मल अमल है कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जब वो अमल अपना नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा, एक तो उसमें हरारत बढ़ी हुई है क्योंकि हार्मोन का अखराज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और वो हार्मोन अपने टारगेट पे जा करके अपना ख़ास काम कर नहीं पा रहे हैं, ब्लड में घूम रहे हैं। जब वो ब्लड में घूम रहे हैं तो क्या हो रहा है, तबीयत में बेचैनी हो रही है क्योंकि फालतू की चीज़ प्रोडक्ट घूम रही है ना, आवारागर्दी कर रही है। अब इसका जिस्म या तो अपना फेल अंजाम दे, अपने टारगेट पे जा करके अटैच हो अपने रिसेप्टर्स के साथ और अपना फेल अंजाम दे, उस अज़ू से उस ऑर्गन से अपना काम करवाए, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा है, सुकेड़ आ गई है, डिस्फंक्शन हो रहा है, कुछ उसके ऑर्गन काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, शिद्दत जैसी होगी, तो नतीजा क्या होगा। हम देखते हैं मरीज़ का पेशाब पीला जर्द पेशाब आ रहा होता है, क्वांटिटी भी कम होती है, बाज़ का जलन भी उसके अंदर आ रही होती है और उसकी हालत बड़ी ख़राब हुई हुई होती है, जिस्म में पीलाहट मार्क होते हैं, आँख के अंदर हम उसके देखते हैं, तो देखते हैं ना ये सब चीज़ें। गुद्दी उज़लाती नब्ज़ चल रही होती है उसकी, तो दूसरे मकाम के ऊपर नब्ज़ चल रही होती है। अब हम जब ये सारी चीज़ें देखें, शिद्दत में होगी तो 4 उंगलियों को क्रॉस करती महसूस होगी, कमज़ोर होगी अपने दूसरे मकाम पे तो कई दफ़ा 1 या 1.5 उंगली पे भी महसूस होती है, 2 उंगली पे भी महसूस होती है, लेकिन दूसरे मकाम पर होती है कई दफ़ा, तो और बिलखसूस बड़े शहरों के अंदर। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि पस आ रही होती है, जब हम उसका सीमेंट टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन में भी आ रहा होता है, तो क्या हो रहा होता है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वो स्पर्म अच्छी क्वालिटी में बन नहीं रहे, क्योंकि इसका एतदाल पे होना बड़ा ज़रूरी है। हुदूद नाकला भी एतदाल पे काम करें, हुदूद जाज़बा भी नाकला के साथ साथ काम करें, तो ये सारे अज़ा अपने तालमेल से मिल करके रिज़ल्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या हुआ कि 4 नंबर की तहरीक होने की वजह से स्पर्म बिल्कुल ख़राब प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ख़राब प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, वो मर रहे हैं, और जब वो मर रहे हैं तो मुतफ़न हो रहा है, और फिर इनको ख़त्म करने के लिए मैक्रोफेजेस वगैरह का यहाँ पर पैदाइश हो जाती है। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो फिर इनको खाना और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसको फिर हम सीमेंट टेस्ट के अंदर और उसमें चेक करते हैं, निकालते हैं। और अगर आसाबी उज़लाती तहरीक हो, मिसाल के तौर पर सर्दी बढ़ी हुई है, तो क्या होगा, अब वो मुसलसल उसको छेड़ तो रहा है, यहाँ से उसको स्टिमुलेट तो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब असबी तहरीक तेज़ी में है, लेकिन गुदूद जाज़बा क्या है, ये ज़ाहिर है इसकी असबी तहरीक में इसके साथ क्या है, गुदूद जाज़बा ही है ना लगा हुआ साथ में। तो ये गुदूद जाज़बा जब ये अपना काम अंजाम नहीं दे रहा तो क्या हो रहा है, वो तहलील के अंदर है, पीछे है ना, पिछले वज़ू में तहलील होगी, अगले में आगे अगर तहरीक है एक वज़ू में तो उससे पिछले में तहलील और उससे अगले वज़ू में तस्कीन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तहलील कहाँ है, पिछले वज़ू में, पिछले में कहाँ है, गुदूद जाज़बा में। जब 1 नंबर में तहरीक होगी तो गुदूद जाज़बा में तहलील होगी।
और गुदूद जाज़बा में तहरीक होगी तो आगे असाबी उज़लाती में तस्कीन होगी। तो यहाँ पर फिर ये निज़ाम काम नहीं करेगा। देख रहे हैं ना, इत्तेदाल पे होना बड़ा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को हम जब नब्ज़ से और कार्बोरे से तशख़ीस कर लेते हैं और हम इन मुताल्लिक़ा दवाइयाँ और परहेज़ बताते हैं तो उसके नतीजे में सारा सिस्टम रीसेट होना शुरू हो जाता है और रीसेट होकर रीफंक्शन हो जाता है और रीफंक्शन होकर अपना रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। आसान सिस्टम। मज़ीद हमारे पास अगर और तहकीकाती इदारे हों तो हम इससे भी ज़्यादा आगे रिसर्च निकाल के पेश कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर ये स्पर्म प्रोड्यूस हो गए, लेकिन अगर इस सिस्टम के अंदर कहीं ख़राबी है, टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल्स के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाए तो स्पर्म आगे नहीं जा सकेंगे। एक तो ये हमने देख लिया गुदूद जाज़बा की ख़राबी के नतीजे में इसके अंदर क्लॉटिंग भी आ जाती है, इसका रास्ता मुनक़ता भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है, ये रप्चर भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कोई चोट लगने से, कोई हादसे किसी वजह से ये प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, या कोई ऐसे ऑपरेशन के दौरान गलती हो जाए तो उसके नतीजे में भी इसमें ख़राबी आ सकती है, तो उसके नतीजे में भी ये काम नहीं करेंगे। अगर GS रिसेप्टर पे जो सिग्नल आने हैं, कहाँ से आने हैं? T12 से L2 हमने देखा था, T12 और L2 से जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा और इसने एजुकेशन का अमल कराना है तो GS रिसेप्टर की क्या खूबी होती है, ये एक मकाम से दबते हैं, पीछे से भी दबा करके रखते हैं और आगे रिलैक्स करते हैं। तो हमने एक ट्यूब की मिसाल दी थी कि जैसे ट्यूब में नीचे से हम दबाते जाते हैं तो उसमें मौजूद क्रीम आगे की तरफ मूव करती है और वो बाहर निकल आती है। तो इसी तरह से ये GS रिसेप्टर जहाँ जहाँ लगे हुए होते हैं, इनका काम ये है कि इन्होंने सुकेड़ना है और अपने अंदर मौजूद चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना है। और यहाँ पर क्या चीज़ जा रही है? स्पर्म जा रहे हैं, स्पर्म को आगे लेकर के जा रहे हैं, जिसमें मज़ीद लिक्विड्स ने यहाँ पर आ करके दोनों से लिक्विड मज़ीद ले करके और फिर अखराज पा जाना है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है सबके साथ। अच्छा, कुछ साथियों ने ये सवाल भी अभी किया कि कई दफ़ा ऐसा होता है इरेक्शन के हवाले से कि मॉर्निंग वुड जिसको हम कहते हैं कि सुबह के वक्त इंतशार की हालत कई लोगों को होती है, तो वो क्यों होती है? तो वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं प्रोड्यूस होता, कलाए गुर्दा के ज़रिए से भी प्रोड्यूस होता है, और जब वो प्रोड्यूस होगा ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा। और मॉर्निंग में जब हमारे जागने का वक्त होता है, और जो जागने का वक्त इस्लाम में मुकर्रर किया है, उन औकात के अंदर जब आप उठेंगे तो आप भरपूर ताकत के साथ होंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर ताकत पैदा करता है। आप लोगों ने उन बॉडी बिल्डर्स और उन खिलाड़ियों को देखा होगा जो अपने जिस्म को एक्स्ट्रा रीबिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, वो क्या करती हैं? वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ स्टेरॉइड, एक स्टेरॉइड है, स्टेरॉइडल इफेक्ट है इसकी। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? ये आपके जिस्म में जा करके, बॉडी में जा करके आपकी रीबिल्डिंग को और दीगर मसल्स की करेगा, रिलैक्स करेगा, आपको बड़े तरीके से आपको ताकत देने की कोशिश करेगा। हालांकि गैर फितरी तरीके से अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा नुकसान देगा। इसीलिए ही उन बॉडी बिल्डर्स और उसमें हमने देखा है कि यही टेस्टोस्टेरोन जो उसके जिनसी निज़ाम और दीगर चीज़ों में उसको मदद देने वाला था, ये जब वहाँ ओवरडोज वो यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में बज़ाहिर उनका जिस्म बड़ा अच्छा बना हुआ नज़र आता है, लेकिन उनका जिनसी निज़ाम तबाह हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि किसी भी चीज़ की शिद्दत भी उसको नुकसान देती है। तो और फिर उनको रीसेट करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक चीज़, जो एक मसनूई चीज़ आपके ब्लड में पहुँची हुई है, इसको ठिकाने लगाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसान नहीं होता। तो बहरहाल तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वहाँ टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ होता है उस वजह से, क्योंकि वहाँ लिम्बिक सिस्टम भी ऑन नहीं था, वहाँ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी ऑन नहीं था, क्योंकि इंतशार के लिए, इरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ऑन होना ज़रूरी था। यहाँ तो हालत नींद में था, लेकिन हालत नींद में चूँकि उसकी क़ुव्वत भरपूर उस वक्त थी और उस वक्त वो उठ करके कोई भी काम करता है, जैसे गांव देहातों में वो खेतों में चले जाते हैं सुबह सवेरे नाश्ता वाश्ता करके, और वो भरपूर ताकत से काम करते हैं, दोपहर तक जाके कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उसके बाद लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है और शाम तक और उससे नीचे वाले में बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। और ये मसनूई टेस्टोस्टेरोन इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी उनको होती है जो शाम को वर्जिश करने, एक्सरसाइज करने जाते हैं। अगर सुबह करें तो उनको ये भी ना पड़े, उनका अपना नेचुरल उनके पास मौजूद होगा, और जब वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ख़र्च कर लेंगे और उसके बाद दिन में मुकव्वी ग़िज़ाएँ खाएँगे, तो उससे क्या होगा, रात में दोबारा वो तमाम चीज़ें हज़म हो करके, क्योंकि हम जब रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो कौन सा सिस्टम ऑन होता है? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? ये हमारे हज़म में मदद देता है, रेस्टिंग करता है, रीबिल्ड कर रहा होता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? फाइट एंड फ्लाइट, हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, हमें भागने के लिए, हमारे कहीं डर, कहीं ऐसा हालात हो गए हैं तो उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो करके फिर वो क्या करता है? वो पूरी बॉडी को
उस हालत में लेके जाता है जिसमें हम उस मुश्किल सिचुएशन के अंदर निकल सकें। कमांडोज़ को इस तरह की सिचुएशन से तरबियत दी जाती है कि जब वो इस पोजीशन में आ जाएं तो उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होकर पैरासिम्पैथेटिक को बंद कर देगा और फिर उसके बाद वो फाइट एंड फ्लाइट। अब यहाँ पर क्या, अगर मिसाल पेशाब पखाने की हाजत थी तो रुक जाएगी, उसका जहन में ख्याल भी ख़त्म हो जाएगा और उसकी टांगों में ब्लड बढ़ जाएगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी ताकि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ पंप करे, उसके सांस लेने का अमल तेज़ हो जाएगा, उसकी आँखों का विजन बढ़ जाएगा, दूर तक देखने का उसका फोकस बढ़ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, इधर उधर की राइट लेफ्ट की चीज़ें निकल जाएंगी और चारों तरफ चौकस होकर के लड़ने की हालत के अंदर आ जाएगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, अब आप रेस्टिंग पोजीशन में। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि खाना खा करके ये जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करने निकल जाते हैं वो गलत करते हैं अपने साथ। खाना खा करके हमेशा आराम करें, लेट जाएं, आराम से थोड़ी देर बैठ जाएं। दोपहर का वक्त है तो कैलुला कर लें, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग पोजीशन के अंदर जा कर के ही ग़िज़ाई हज़म के अमल को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बंद कर दे देगा। अगर आप तेज़ तेज़ दौड़ना शुरू कर देंगे, अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर भी अमल नहीं होगा। तो और इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ सिर्फ हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से नहीं, हमारे जिनसी निज़ाम से भी वाबस्ता है। तो इरेक्शन के अमल के लिए हमने टेस्टोस्टेरोन का एक देखा कि उसके अंदर जब मनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब सीमेन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके अखराज के लिए भी जिस्म तगदो करेगा। और जब अखराज के लिए उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो उस ख्वाहिश को किसको बढ़ाएगा, जब ख़जाना मनी भरा हुआ होगा। जब ख़जाना मनी भरा हुआ होगा तो क्या होगा, उसको ख्वाहिश भी बढ़ेगी उसको रिलीज़ करने के लिए। और अगर ये ज़्यादा भरा हुआ होगा तो ज़रूरी नहीं है एक दफ़ा रिलीज़ हो, एक दफ़ा रिलीज़ होगा, जितना ये भरा होगा उसको थोड़ी देर के बाद, कुछ वक्त के बाद फ़ौरन दोबारा से बारह चौथी मरतबा भी उसको ख्वाहिश हो सकती है रिलीज़ करने की। और अगर ये खाली होगा या बिल्कुल थोड़ा ही मवाद होगा, एक ही मरतबा के बाद ख़त्म, फिर उसके बाद बोलेगा इंतज़ार करो, कई दिन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके जिस्म के अंदर कितनी ताकत और कितनी एनर्जी है, जिसे तबीब ने मरीज़ के कारुरा, नब्ज़, उसके अलामात और उससे समझ करके उसका इलाज करना होता है। तो यहाँ पर हम जब सिचुएशंस को समझेंगे, हालात को समझेंगे, तो हम उस मरीज़ को बेहतर तरीके से टैकल कर सकेंगे, हैंडल करेंगे कि इसको क्या एरर है, हमने कहाँ पर ले जा करके इसको कैसे दुरुस्त करना है। तो मरीज़ जब ये चीज़ें बताएगा तो आपके दिमाग के अंदर ये पूरे नक्शे घूम जाने चाहिए कि इस वक्त कौन से इस निज़ाम की ख़राबी है, उस निज़ाम के तहत उस निज़ाम को ठीक करेंगे। उस निज़ाम में जैसे ही क़ुव्वत आएगी, सेहत आएगी, उसके ज़रूरत पूरी होगी तो वो रिबिल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब गुदूद नाकला अगर काम कर रहे हैं, गुदूद नाकला को भी तो सप्लाई ब्लड से ही आ रही है ना। गुदूद नाकला को अपने ज़ात में से थोड़ी कोई चीज़ निकाल करके दे रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर जो फ्लूइड आ रहा है गुद्दा मज़ी से, वद्दी से, जो चीज़ें साथ शामिल हो रही हैं, जिससे सीमेन बन रही हैं सब, तो ये कहाँ से आ रही हैं, ब्लड में से ही निकल के आई ना। तो ब्लड में से निकल करके उसके कुछ चीज़ें प्रोडक्ट हर एक के अंदर सेमिनिफेरस वेजिकल्स के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जब ये चीज़ें मौजूद हैं तो ये आई कहाँ से, ब्लड से। और उसके बाद जब ज़रूरत के वक्त उन्होंने इसको प्रोसेस करके और फिर रिलीज़ कर देते हैं। इन सब के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं, इनके अंदर पूरा कारखाना बना हुआ है जो अपने वक्त पे अपनी ज़रूरत के तहत ये अपना काम करते हैं। तो वो चीज़ें जब ब्लड में हम पूरी कर देते हैं, इसी को तो हम इखलात कहते हैं। तो हम 6 किस्म के इखलात को मानते हैं कि 6 किस्म की खिलतें हैं जिस्म में जो ब्लड के अंदर चल रही होती हैं और वही इखलात से इनको प्रोडक्ट भी मिल रही होती हैं और वही चीज़ें जा कर के फिर मुजस्सम होती हैं। और मुजस्सम का मतलब, क्योंकि खिलत की तारीफ़ में क्या था, ऐसा तरसयाल मादा जिसमें मुजस्सम होने की सलाहियत हो। तरसयाल तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब ब्लड को हम खिलत क्यों नहीं कहते, ब्लड को इसलिए खिलत नहीं कह सकते, इसमें मुजस्सम होने की सलाहियत नहीं है। तरसयाल है, मुजस्सम नहीं हो सकता। और ब्लड क्या है, कैरियर है। ये तमाम 6 किस्म के अखलात का कैरियर है। ये 6 किस्म भी मोटी मोटी किस्में हैं। इन 6 किस्मों में भी मज़ीद किस्में बन सकती हैं अगर हम देखें तो, क्योंकि हार्मोन्स मिसाल के तौर पे अगर रिलीज़ हो रहे हैं तो तमाम जो गुदूद जाज़बा के हार्मोन्स सबके अलग अलग हैं। सबका मजमूई नाम हार्मोन है जिसे हम अपने तिब में सफ़रा कहेंगे गुदूद जाज़बा के तहत, और सफ़रा में हम कहेंगे गुदूद जाज़बा वाला, क्योंकि वो वर्ड इतना मारूफ हो गया है। मैंने मुझे तो बेहतर यही लगता है कि हमें उसमें हार्मोन ही कहना चाहिए जो सबको फ़ौरन क्लिक करे। तो वो जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं वो हाइपोथैलेमस के अलग रिलीज़ हो रहे हैं, पिट्यूटरी से अलग अलग रिलीज़ हो रहे हैं, और कई किस्म के पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहे हैं। इसका मैप भी हम दे देंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कि वो आप देखें कि कैसे कितनी किस्म के हैं। तो इसका मतलब है वो सब काम जब अलग अलग कर रहे हैं तो उनको
वो चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ब्लड से, तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो मिलेगा ना। पैराथायराइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन, ये दोनों ने अलग अलग फंक्शन करना है कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए, कैल्शियम को सेंस करके। तो अब ये कैल्शियम को सेंस करके काम करने के लिए एक ने इजाफी को कंट्रोल करना है, एक ने कमी को पे मुतहरिक होकर के काम करना है। तो इन दोनों को ज़ाहिर बात है उनके सेंसर्स और उनको अपना वर्क करने के लिए और जिस्म में अपने अफ़ाल को अंजाम देने के लिए अलग अलग हार्मोन ही तो भेजना है, तभी तो अपनी जगह पे जा कर के कनेक्ट होकर काम करेंगे। वरना तो एक ही हार्मोन अगर निकला हुआ कहीं भी जा कर के वो अटक रहा हो तो फिर तो पूरे जिस्म का सत्यानाश हो जाएगा, कोई भी फेल अंजाम नहीं दे पाएगा। तो ये हर ताले में उसकी अपनी एक चाबी है जिसने जा करके उसके साथ कनेक्ट होकर के उसको ओपन करना है, उससे अपना अमल करवाना है।